नमस्कार, मैं सुमित। खबरी चौक के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के 4 साल क्या रहा प्रदेश का हाल। प्रदेश के हाल पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव मौजूद है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा सवाल, प्रदेश में कांग्रेस के सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार गौरव दिवस मना रही है। यदि भाजपा की दृष्टि से देखें तो प्रदेश का हाल क्या है? देखिए, पिछले समय में जो 18 में जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, वो मैंडेट बहुत अपेक्षाओं से भरा हुआ था और मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक मैंडेट था, एक बड़ा मैंडेट था। और ख़ास तौर पर जो सरगुजा अंचल है, यहाँ तो 14 की 14 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। लेकिन वो जो मैंडेट था वो 4 साल में इस कदर चकनाचूर हो जाएगा और इस तरीके से लोगों के सपने को नुकसान पहुंचेगा, ये आकांक्षा उम्मीद नहीं थी। और इस 4 साल में मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस सरकार ये बता सके कि हमने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, या प्राइमरी काम भी कई जगह पर लगभग ठप की स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो रिकॉर्ड गढ़े गए हैं वो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हैं, वो अपराधीकरण के रिकॉर्ड हैं, वो माफिया राज के रिकॉर्ड हैं, और यहाँ तक कि जो जिन पर वादे किए गए थे, जिन मुद्दों पर वादे गए थे वो वादे खिलाफी की ये 4 साल है। तो इसलिए गौरव का कोई विषय ही नहीं है, ये तो निराशा का समय है छत्तीसगढ़ के लिए। और रिकॉर्ड इस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभी तक जितना बड़ा कर्ज इस सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पहले नहीं लिया था। और हम पहले 4-5 स्टेट में हैं जो औसत में हम कर्ज ले रहे हैं। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। कैसे माने जो कर्ज ले रहे हैं, इसका कितना नुकसान जनता को भुगतना पड़ेगा? देखिए, अभी के रेशियो में तो लगभग 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्ज छत्तीसगढ़ की जनता पर है। तो यदि आप माने लगभग 75,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों में लिया गया कुल, तो यदि यही रेशियो रहा, अब ये सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री का जो मैचिंग ग्रांट है आवास योजना का, उसके लिए भी हम कर्ज लेकर पैसे देंगे। सड़क की मरम्मत करनी है, उसके लिए भी हम लोन लेंगे तब मरम्मत करेंगे। तो यदि इस रफ्तार में कर्ज बढ़ता गया तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है उसका आधा से ज़्यादा पैसा सिर्फ ब्याज देने में लगेगा। तो किसी भी राज्य के लिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक होगा कि उसके भविष्य के लिए। और ये 22 साल का छत्तीसगढ़ है, ये युवा छत्तीसगढ़ है। जब इसकी उम्र 22 साल है तो किसी भी युवा की उम्र जब 22 साल होती है तो वो आत्मनिर्भर होता है, वो अपने आप को अपने पैरों में खड़े करके परिवार को संभालने की स्थिति में आता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य जो नवनिहाल था, नया बना था, और जिस तरीके से ये प्रगति के राह पे चल रहा था, मुझे लगता है ये 22 वर्ष के बाद ये जो परिस्थिति बनी है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक और भटकाव की परिस्थिति है। ये प्रगति रुकी कहाँ पे है इस सरकार में? देखिए, मूल रूप से इस सरकार का जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा एजेंडा छत्तीसगढ़ के अंदर बन गया है। आप देखिए किस तरीके से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के ओएसडी और उनके निज सहायक, जिसको हिडन सीएम बोला जाता है एक तरीके से, वो सारे लोग अभी ईडी की गिरफ्त में हैं और कोर्ट से उनको कोई रियायत नहीं मिल रही है, जेल के अंदर है। और सरकार उनके पक्ष में वकालत कर रही है, उनके पक्ष में खड़ी है। तो अपने आप में इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है कि सब चीज़ें प्रूव होती जा रही हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को सील किया जा रहा है, सोने चांदी के जेवरात मिल रहे हैं। और ये एक तरीके से न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि देश के अर्थतंत्र को और यहाँ के जो रेवेन्यू है उसको लूटने का काम ये सरकार कर रही है। ये एक बहुत गंभीर पहलू है जिस पर मैं कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार एक रुकावट मुख्य रूप से, और उसके बाद उससे सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं अपने आप।
चाहे वो अपराध हो या फिर अपराधीकरण। आप देखिए बिलासपुर में अभी 2 दिन पहले किस तरीके से सरेआम शाम को 4 बजे गोली मार के हत्या की गई। रायपुर में रोज़ चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। अपराध में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो अपने आप में रिकॉर्ड है। शराब खपत में हम सबसे आगे पहुंच गए। तो अपने आप में ये अनैतिकता की तरफ हम सबको ढकेलने का काम जो है वो ये सरकार कर रही है। अपराध तो सरगुजा में भी बढ़ा है। पुलिसकर्मी सरेआम थाने में उनकी पिटाई हो जाती है, पत्रकारों पर भी हमला होता है। देखिए मैंने कहा ना कि ये पूरा तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं माफियाओं के चंगुल में आ चुका है। चाहे वो सैंड माफिया हों, चाहे कोल माफिया हों, लैंड माफिया हों, ये सारे लोग जो हैं आज सरकार से ऊपर अपने आप को समझ के उनका संरक्षण प्राप्त करके कहीं ना कहीं सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिए। अब जब सरकारी अधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी और पुलिस खुद रेत से भरे हुए ट्रक को निकलवाने लगे या वसूली का जिम्मा उनका हो जाए, जैसे अभी ईडी के जांच में आ रहा है, तो आप सोचिए क्या होगा। तंत्र भी मिल गया है। तो जब तंत्र मिलता है तो ये स्वाभाविक रूप से सरगुजा के अंदर भी भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं जगह जगह पर किस तरीके से रेत कोल सब प्रकार के, क्योंकि जब छापे पड़ते हैं तो सरगुजा का भी कनेक्शन आता है। सरगुजा में भी वसूली के लोग तैनात हैं यहाँ पर जो वसूल कर रहे हैं। जी, तमाम मुद्दे हैं। भाजपा भ्रष्टाचार की बात करती है कि सरकार में भ्रष्टाचार है, लेकिन विपक्ष कमजोर कहाँ पड़ रहा है, जिसके कारण दमदारी से अपनी बातों को जनता तक नहीं रख रहा है। देखिए विपक्ष कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। विपक्ष ने बहुत मजबूती और बुलंदी के साथ विषय रखा है। और मैं मानता हूं कि जो हमने युवाओं के विषय को एड्रेस किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था, इसमें हमने रोजगार को मुद्दा बनाया। फिर महिलाओं का एक बड़ा एजिटेशन बिलासपुर के अंदर हुआ। फिर अभी प्रधानमंत्री आवास में जो 16 लाख परिवारों को मकान नहीं मिला है उसको लेकर हम एजिटेशन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ट्राइबल रिजर्वेशन जो 32% था वो 20% हो गया और आज युवाओं की नौकरी आरक्षण के कारण अधर में आ गई, उसको लेकर हम मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार में मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि हमको 365 दिन भी कम पड़ेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि रोज़ नए मुद्दे हैं, रोज़ नए विषय हैं और रोज़ उस पर काउंटर जनता भी चाहती है, लोग चाहते हैं काउंटर करना। तो मुझे लगता है कि इस सरकार में इतने मुद्दे हैं कि विपक्ष को भी समय कम पड़ रहा है, लेकिन मुखरता के साथ हम अपनी बात रख रहे हैं और जनता ये सब चीज़ों को देख रही है, एनालिसिस कर रही है। और मैं मानता हूं कि आने वाले इलेक्शन में इसका नुकसान कांग्रेस को अवश्य उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस दमदारी के साथ सड़क पर उतर कर करना चाहिए, देखा जाता है कि अक्सर गुटबाजी भी भाजपा में देखने को मिलती है। कोई रणनीति है आपके पास कि जमीनी स्तर पर एकजुट होकर और भाजपा सड़क पर उतरे और जनता की आवाज़ को बुलंद करे? देखिए रणनीति तो यही है। विपक्ष जब हम पक्ष में रहते हैं तो कई बार थोड़ी मतभिन्नता रहती है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो लोग एकजुट हो जाते हैं, ये प्राकृतिक है। तो हमारे अंदर यदि कोई मतभिन्नता थी पहले तो, लेकिन अब चूंकि विपक्ष में है हम, तो एकजुटता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से निहित हो रही है। और आने वाले समय में जो ये 1 साल है, क्योंकि पहली तो बात थी, मैंने कहा कि मैंडेट इतना बड़ा था कि हम ये चाह रहे थे कि यदि 15 साल के बाद कांग्रेस सरकार में आई है तो उसको 2-3 साल कुछ काम करने का समय मिलना चाहिए, तो हमने वो समय उसको दिया। लेकिन अब इस 3 वर्ष के बाद हमने लगातार बहुत तेज़ी से विपक्ष की भूमिका शुरू की और जो 3 साल 4 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो काम किया था उसकी कमियों को हमने जनता के सामने रखना शुरू किया। अब समय है हमारा बिल्कुल फील्ड पे उतर के आंदोलन करने का, मुखर होकर लड़ने का, तो वो अब हम पूरी तरीके से शुरू किए हैं। और मैं मानता हूं कि आप इस आने वाले चुनावी वर्ष में देखेंगे कि बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक मुद्रा में विपक्ष की भूमिका निभाती हुई दिख रही है। 1 वर्ष बाकी है चुनाव को और लगता है 7 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा। ऐसा आपके पास कौन सा मुद्दा है जो आप सड़क पर उतरे और सरकार को घेरे और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिले? देखिए, एक तो मैंने शुरू में कहा, एक करप्शन, अपराधीकरण, कर्ज
और ये जो रिजर्वेशन है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने इस रिजर्वेशन को कोर्ट में जानबूझ के डिफेंड नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकार जब भाजपा की थी तो हमने इसी रिजर्वेशन के फॉर्मेट को हमने 10 साल 2012 में हमने लागू किया था कि 32% ट्राइबल को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट जो था वो हमने 2022 तक इसको संचालित किया। और मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि उस समय पर जो हाई कोर्ट में पेशी लगती थी तो हमारी सरकार में इस मुद्दे पर सिर्फ 2 पेशियां हुई थी जिस पर हमने बात की थी, लेकिन इस सरकार में इस 4 साल में 14 पेशियां हुई इस मुद्दे पर। तो 14 पेशी में भी इस सरकार ने डिफेंड नहीं किया, इतना अवसर मिला उनको। तो जानबूझकर ये मुद्दा वहाँ पर गंवाया गया, इसको डाइल्यूट किया गया ताकि सरकार को रिजर्वेशन का एक, जब वो मुद्दा उठाएंगे तो बाकी मुद्दों पर चर्चा कम होगी। तो इसके लिए रणनीतिक रूप से कांग्रेस ने ये काम किया है। और रोजगार जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है 0.1% हमारा जो बेरोजगारी दर है वो है, तो क्या 0.1% है? प्यून के भर्ती जो पीएससी से हो रही है उसमें 2.5 लाख आवेदन आ जा रहे हैं। तो जहाँ भी भर्ती आप निकाल दीजिए 2 लाख 1.5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या 0.1% कहा जाए? आज जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं उनकी संख्या लाखों में है छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार की जो बात करके खुद की पीठ थपथपा रही है सरकार, और उसको जब प्रेशर आ रहा है कि आपको नौकरी देना पड़ेगा, और नौकरी वो दे नहीं सकती क्योंकि तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, डीए पूरा नहीं दे पा रही है कर्मचारियों को, रेगुलर नहीं कर पा रही है। अपने वादे में कहा था कि हम नियमित करेंगे कर्मचारियों को, आज कहाँ गया? कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये सारे मुद्दों पर जब कांग्रेस सरकार अपने आप को असहज महसूस कर रही है तो ये आरक्षण का एक भौकाल खड़ा करके, एक वातावरण बना के इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना चाहती है और इसको पेंडिंग रखना चाहती है, और उसी रणनीति पर ये सरकार काम कर रही है। ये आरक्षण का जो बिल विधेयक था वो भी ऐसे समय पर आया जब भानु प्रतापपुर चुनाव 5 दिसंबर को था। 2 तारीख को ये आनंद फानन में विधेयक ले आए, बिना चर्चा किए उसको पारित कर दिए। अब ऐसे प्रश्नों में जिसमें विधानसभा में चर्चा होनी थी, बिना चर्चा किए आपने पारित कर दिया। तो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ऐसे विधेयक लाए गए। तो मैं मानता हूं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता इन सब विषयों को समझ रही है। अलग अलग वर्ग जो इससे लाभ चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बातों को समझें, और ये सारे मुद्दे जैसे आपने पूछा, ये सारे मुद्दे इस समय एक तरीके से हावी रहेंगे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उनकी टिकट हम काटेंगे। तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, विधायकों का तो सरकार के का जो काम रहता है वो परिलक्षित होता है नीचे। यदि आप सरकार में काम नहीं मिल रहा है उनको, या वहाँ पर जन समस्या निवारण नहीं हो रही है, तो उसके खिलाफ वातावरण बनेगा। तो आज यदि खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं सरकार असुरक्षित है, और हम विधायकों को भी टारगेट कर रहे हैं अब विपक्ष के नाते। विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं, और सरकार खुद कह रही है कि प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है 0.1% के लगभग, वो ना के बराबर है। तो ये जो आवेदन आते हैं ये कहाँ से आते हैं? क्या ये खाद बेचना, गौमूत्र बेचना, ये सबको इसमें जोड़ रही है क्या सरकार रोजगार देने के नाम पर? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे रायपुर के अंदर, भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां दे दिए, और फिर जब विधानसभा में प्रश्न लगा तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 20,000 नौकरी दिए हैं अभी तक, सरकारी नौकरियां। तो 5 लाख नौकरी दे दिए, कौन सी दी ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसका अर्थ है कि रोजगार नहीं, वो नौकरी की बात कर रहे थे। तो 5 लाख नौकरी कहाँ से दे दिया आपने? और अब तो बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी रेडी टू ईट कौन चलाता था इससे पहले? रेडी टू ईट जो पोषण आहार था वो हमारे गांव में जो महिला समूह थी उसको हमने लोन दिया था हमारी सरकार में, और वो रेडी टू ईट बनाती थी अपने गांव में, और संबंधित आंगनबाड़ी या संबंधित इंस्टीट्यूट को वो सप्लाई करती थी। तो ये एक बड़ा रोजगार का जरिया था उनके लिए, हर महिलाओं के लिए, हर पंचायत के अंदर। आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसको बीज निगम छत्तीसगढ़ को दे दिया सरकार को, अब वो पूरी सेंट्रलाइज हो गया। तो यदि आप जोड़ें कि छत्तीसगढ़ के हर पंचायत में कितनी महिला बेरोजगार हो गई,
तो वो आंकड़ा आ जाएगा आपके सामने। तो ये तो नौकरी छीनने का काम कर रही है, रोजगार छीनने का काम कर रही है। दे कहाँ रही है रोजगार, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और आप जिसको जैसे नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी या गोबर को आप बता रहे हैं, तो गोबर में यदि हम यूनिट्स पूछे कितने लोगों को कितना भुगतान हुआ, अब ये बोल रहे हैं कि अभी तक 100 करोड़ रुपया कहा जाता है कि हमने गोबर का पेमेंट किया है प्रदेश के अंदर। तो 100 करोड़ यदि गोबर का भुगतान हुआ है, तो यानी कि यदि यूनिट हम लेंगे और लोग किसी को 10 लाख किसी को 5 लाख ऐसे पेमेंट्स हुए हैं, तो ऐसा करेंगे तो बहुत लिमिटेड लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। और उसी गोबर को आप कह रहे हैं कि 10 रुपये वर्मी कंपोस्ट है, ये किसानों को लेना अनिवार्य है। तो वही किसान जो 2 रुपया का गोबर आपको बेचेगा और 10 रुपये का अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदेगा बाध्य होकर, तो उसका सरकार के प्रति क्या रिएक्शन होगा। तो आज ये जो योजना है, इनकी फ्लैगशिप योजना है इस सरकार की, यही इनके उल्टे पड़ रही है। और ये भाजपा शुरू से बोलती आ रही है कि ये जो इनकी फ्लैगशिप योजना है, नरवा गरुआ घुड़वा बाड़ी और गोधन न्याय योजना, ये दोनों एक तरीके से चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला, जिसमें लालू यादव जी जेल में थे, उससे भी बड़ा घोटाला ये सिद्ध होगी आने वाले समय में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। 2023 के चुनाव में जाने के लिए भाजपा के पास क्या ब्रह्मास्त्र है, किस दम पर भाजपा सत्ता में आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक तरीके से लोगों के विश्वास के केंद्र बिंदु में है। और अब 27 साल के बाद गुजरात में हम 157 सीट जीते, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2-3 राज्य कांग्रेस के पास बचा है। राजस्थान में कांग्रेस की हालत ख़राब है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत ख़राब है। अभी एक हिमाचल ज़रूर आया है, वो भी परंपरागत है, वहाँ पर रिवाज है एक तरीके से कि एक सरकार के बाद दूसरे पार्टी को लोग अवसर देते हैं। तो यदि आप देखें तो पूरे तरीके से कांग्रेस एक तरीके से डाइल्यूशन की तरफ है, एक तरीके से समाप्त होने की तरफ है। तो मैं मानता हूं कि ये जो एक इशू रहेगा, और लोगों ने तुलना कर लिया है 15 साल बनाम 5 साल। 15 साल हमारी सरकार जो रही वो, और ये जो 5 वर्ष हैं, इसकी किसका कंपैरिजन लोगों के पास में है, क्या काम हुआ नहीं हुआ, क्या विकास हुआ, हम किस दिशा में बढ़ रहे थे अब कहाँ हैं, ये जो है यही एक प्रकार का सबसे बड़ा मुद्दा जनता के सामने है। और हम लोग इसी मुद्दे को अब जनता के सामने रख रहे हैं, और यही ब्रह्मास्त्र होगा एक तरीके से बीजेपी के लिए आने वाले इलेक्शन। ठीक है, 15 साल बनाम 5 साल। सरगुजा की बात करें तो पिछले 3 विधानसभा से सरगुजा में कांग्रेस का कब्जा रहा है, और और उसके अलावा ये कहा जाए कि तीनों सीट कांग्रेस के पास ही रही है, और भाजपा के समय में भी ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है और कांग्रेस के समय में भी उपेक्षित है। तो जनता की अपेक्षा को किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस के भाजपा के सरकार में ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि सरगुजा में जो भी विकास के काम हुए हैं वो भाजपा सरकार में ही हुए हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनना हो, भाजपा सरकार में बना, उसके लिए बजट हमने दिया। विश्वविद्यालय खुलना है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना। और बिल्डिंग बनना है विश्वविद्यालय की, बीजेपी सरकार में। इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है, बीजेपी सरकार में। एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण होना है या हवाई जहाज चलना चाहिए, ये भाजपा सरकार में। अटल जी के सरकार में विश्रामपुर से लेकर अंबिकापुर तक रेलवे लाइन, ये भाजपा की सरकार में। इससे पहले कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ ये काम। अंग्रेजों के समय में विश्रामपुर तक रेलवे लाइन थी। आज दिल्ली तक की ट्रेन किसके सरकार में चल रही है? भाजपा की सरकार में चल रही है। और मैं तो मानता हूँ कि शिखर से लेकर शिखर तक यदि किसी ने योजना बनाई है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तो बीजेपी की सरकार ने। चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क के रूप में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना हो, चाहे स्कूलों का उन्नयन करना हो, हमने डबल ट्रिपल कर दिया। मैं आंकड़े दे सकता हूं आपको कि हमने बिजली सप्लाई से लेके बिजली पहुंचाने तक के काम को कहां तक पहुंचाया है। तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में यदि विकास की रोशनी किसी दल ने पहुंचाया तो बीजेपी ने पहुंचाया। जहां तक रही बात इन तीनों सीटों में बीजेपी के पराजय की, तो
ट्रेडिशनली ये सीटें कहीं ना कहीं हम इसमें कहीं ना कहीं पराजित रहे हैं। कुछ डेमोग्राफी भी रहती है कुछ सीटों की कि जहाँ पर आपको प्रॉपर समर्थन नहीं मिल पाता है, या हो सकता है कि हमने ठीक तरीके से अपनी बात नहीं पहुँचाई हो। तो ट्रेडिशनली यहाँ पर हमको विधानसभा के चुनावों में नुकसान हुआ है। एक दो बार हम 77 में एक बार अभी 2003 में अंबिकापुर जीते थे। फिर हमने शायद बीजेपी के नाते या जनसंघ के नाते सीतापुर कभी नहीं जीता आज तक। तो लुंड्रा हमने भी 2 बार जीता, उससे पहले 3 बार जीता है लुंड्रा। तो लुंड्रा का भी हिस्ट्री है एक प्रकार से। तो उसके अलावा हमने नहीं जीता है चुनाव। तो हम अब यहाँ पर नीचे से अपना काम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि डेमोग्राफी एक रीज़न है, उसको भी हम कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे कि आने वाले समय में इन 3 सीटों पर बीजेपी कैसे जीते, इस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा सरगुजा में बहुत सारी परंपरागत सीटें हैं हमारी जहाँ पर हम जीतते रहे हैं। कुछ परिसीमन के कारण ज़रूर असर आया होगा उस पर, लेकिन पाल है, सामरी है, पहले सूरजपुर सीट थी पिलखा के नाम से जो थी, वो सूरजपुर प्रेमनगर वाली सीट है। ये सब हम इसमें चुनाव जीतते रहे हैं लगातार। अब आपकी क्या प्लानिंग है? आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? कहा जाता है कि आप अंबिकापुर का भी दौरा कर रहे हैं और भटगांव का भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे दल में तो चुनाव व्यक्ति नहीं पार्टी लड़ती है, और पार्टी जिस भी कार्यकर्ता की जो भूमिका तय करती है वो उस भूमिका को निभाता है। यदि आपकी चुनाव लड़ने की मंशा है तो आप प्रकट कर दीजिए, फिर पार्टी बताएगी आपको लड़ना है नहीं लड़ना है। तो मैं तो सारी चीज़ें अपने नेतृत्व पर छोड़ता हूँ, और हम लोग के किस जगह पर खेलना है, फॉरवर्ड खेलना है, बैक में खेलना है, सेंटर फॉरवर्ड खेलना है, ये तय करने का काम कैप्टन का होता है, और कैप्टन ये तय करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, अगर आप चुनाव कहीं से भी लड़े, अंबिकापुर या भटगांव से, उम्मीद है कि विधायक इस बार? देखिए, विधानसभा कोई भी लड़ता है तो उम्मीद के साथ ही लड़ता है कि वो विधायक होगा, लेकिन किस दमदारी से? क्या दमदारी क्या रहेगी? नहीं, दमदारी तो विपक्ष में अभी देखिए, मैंने कहा ना कि आपकी व्यक्तिगत की दमदारी क्या रहेगी? निश्चित रूप से इस इलेक्शन में बीजेपी बहुत अच्छे प्रकार से अपने आप को जनता के बीच में लेके आएगी, ये मैं मानता हूँ। चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, बहुत अच्छे तरीके से इस बार हम फाइट देने वाले हैं, और कैंडिडेट यदि मैं भी हूँ या कोई भी होगा, जो भी होगा वो फाइट देगा। और हम इस बार निश्चित रूप से यदि अवसर मिलेगा तो मैं, और नहीं तो जो भी लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी बनेगा, सरकार भी बनेगी, और यहाँ से मंत्री भी बनेगी। चुनाव के लिए 2023 के चुनाव के लिए शुभकामनाएं। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आपको भी बधाई। बहुत अच्छी परिचर्चा आपने शुरू की आज, और निश्चित रूप से एक चुनावी आगाज आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव भाजपा के, और आगे भी हमारे इस कार्यक्रम में अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, और कई विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।